हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि गत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से आप क्वेश्चनों को देखें दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जाएगा इत्मीनान से आप सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखता है दोस्तों, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी आपसे पूछा गया है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा। यदि आप बात करें भार की तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, जो मास है और जो वेट है ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये बार बार क्वेश्चन भी आता है दोनों में डिफरेंस करने का। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, जो मास होता है, मास को यदि आप देखें, यदि आप फिजिकली डिफाइन करें तो आप मास कहते हैं जो कि इनर्शिया की माप होती है, या फिर आप कहें दोस्तों जड़त्व की, यानी जड़त्व की माप को आप द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी जितना ही ज़्यादा दोस्तों इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा मास होगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट एक प्रकार से बल होता है, यानी कि फोर्स होता है। इसीलिए आप इसके जो यूनिट को बताते हैं, आप इसके यूनिट को कह देते हैं न्यूटन, और इसके यूनिट को कहते हैं आप किलोग्राम। तो आप ध्यान देंगे दोनों में डिफरेंस को। तो यहाँ पे देखिए बल बराबर आपको मालूम है न्यूटन के सेकंड लॉ से यदि आप देखें तो यहाँ पे बल बराबर आपको मिलता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन केस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के केस पे यदि आप देखें तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, ए के स्थान पे जी रख देते हैं। यानी कि जी क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है। तो यही आपका वेट कहलाता है W। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर रखा होता है तो ये नीचे की ओर mg फोर्स लगाती है, और इसी को आप कह देते हैं वस्तु का भार। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में कंडीशन जो दी है, ये दी है सेंटर वाली, यानी जो अर्थ है आपको इसके सेंटर पे देखना है जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए दोस्तों ऑब्जेक्ट का मास m है, और यहाँ पे जो g का मान होता है सेंटर पे, आप ध्यान देंगे अर्थ के सेंटर पे g का मान 0 होता है। और यदि आप सरफेस पे बात करें तो g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। तो ये आप ध्यान देंगे, और जैसे ही आप अर्थ के ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे दोस्तों, g का मान लगातार कम होता रहता है। तो यहाँ पर आप सेंटर पर जाएंगे तो g का मान 0 हो जाएगा, और g का मान 0 होने से w बराबर mg होता है। तो g के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये टोटल आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे इसका मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। और इसी के आधार पे आप इस फॉर्मूले के आधार पर और कंडीशनों के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दें तो, यानी आपसे पूछा गया है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दोगुना करें तो इनमें से कौन सी वाली वैल्यू दोगुनी हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। पहला आपको दिया है इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है यहाँ पे मास और वेलोसिटी पे। मान लीजिए m मास की कोई ऑब्जेक्ट v वेग से गतिमान है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी किसी टाइम पे वो 1/2 mv² होती है, या फिर आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं हाफ mv²। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं, यदि आप वेलोसिटी को 2 टाइम करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों वो 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि 2v का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और v² यानी कि ये आपकी 4 टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला वाला कंडीशन तो यहाँ पे नहीं होगी। सेकंड वाली कंडीशन को आप चेक करेंगे, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल्ड। यानी आपसे कहा गया है जो स्थितिज ऊर्जा है क्या वो दोगुनी हो जाएगी। तो आप इसको चेक करेंगे। पोटेंशियल दोस्तों होती है, यदि आप बात करें इन केस ऑफ अर्थ, mgh, और यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आप चेक करेंगे, इट्स मोमेंटम इज डबल्ड। यानी इसका जो मोमेंटम यानी संवेग है वो दोगुना हो जाता है। मान लीजिए m मास की कोई ऑब्जेक्ट v वेग से गतिमान है, यानी यहाँ पे मूव कर रही है, तो ऐसे वाले केस में जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम यानी कि संवेग जो होता है
संवेग बराबर होता है दोस्तों पी से आप रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एम भी होता है। यानी आप क्लियर देखते हैं, यदि आप वेलोसिटी को 2 टाइम करेंगे दोस्तों तो बाद वाला जो संवेग होगा, मान लीजिए आपका ये शुरू वाला है इनिशियल है, तो बाद वाला जो होगा वो आपका 2m भी हो जाएगा जो कि पहले वाले का 2 टाइम है। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं, यदि वेलोसिटी को आप दोगुना करते हैं तो मोमेंटम दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब किसी द्रव तथा उसके प्रवेश के ताप के अंतर को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके ताप ह्रास की दर क्या होगी। यानी आपसे पूछा गया है व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड इट्स सराउंडिंग इज डबल्ड द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन्स का जो कूलिंग यानी शीतलन का नियम है वो आपने पढ़ा होगा, शीतलन नियम। ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने रखी, मान लीजिए आपने चाय का कोई कप ही रख लिया, इसका टेम्परेचर T1 है और जो सराउंडिंग यानी कि जो परिवेश है, सराउंडिंग बोले तो जो बाहर का परिवेश है, इसका टेम्परेचर आप मान लीजिए T2 है। तो यहाँ पर जो न्यूटन कहते हैं, जो यहाँ पर लगातार हीट में कमी आएगी यानी ऊष्मा में जो ह्रास होगा, चूँकि लगातार आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, मान लीजिए अभी आपने यहाँ पर T1 टाइम पर देखा, बाद में T2 टाइम पर देखेंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हीट क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी यानी कि इसमें ह्रास होगा। तो ये जो ह्रास की दर है, उन्होंने कहा जो टेम्परेचर लॉस होगा, टेम्परेचर लॉस या फिर आप कहें जो हीट में लॉस होगा, वो क्या होगा दोस्तों, वो डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी जो टेम्परेचर यहाँ पे टी का था, चाय का था, और जो सराउंडिंग का था, दोनों के डिफरेंस के अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर आप कहें ये डिफरेंस हमेशा ही दोस्तों क्या रहता है, नियत रहता है। जो यहाँ पर कांस्टेंट होगा वो हमेशा ही नियत रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसके आधार पर यदि आप देखें, यदि आपने यहाँ पे आपको दिया गया है जब किसी द्रव और उसके परिवेश के ताप में अंतर आप दोगुना कर दें, यानी इसको आप 2 टाइम कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो हीट में लॉस होगा ये भी 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि ये दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ईजिली यदि आपको नियम पता है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, डबल हो जाएगा यानी कि 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कमरे के ताप पर प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सा है। यानी आपसे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। यदि आप रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पे यानी कि जो कमरे का ताप होता है सामान्य ताप पर, यदि आप बात करें रेजिस्टिविटी की, ये पहले होता क्या है दोस्तों, आप इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। आप इसको समझेंगे, आपको मालूम होगा, मान लीजिए कोई L लेंथ की कोई वायर है और यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया A है, तो ऐसे केस में दोस्तों जो प्रतिरोध होता है यानी जो रेसिस्टेंस होता है, R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A, या फिर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देते हैं L अपॉन A। यदि आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है दोस्तों रो L अपॉन A, यानी यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर जो रो है दोस्तों, आप इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। आप इसको क्या कह देंगे, रेजिस्टिविटी कह देंगे, यानी कि प्रतिरोधकता कह देंगे। तो यहाँ पे रो बराबर यदि आप यहाँ से निकालें फॉर्मूले से, तो आपको रो बराबर क्या मिलता है, आपको रो बराबर मिल रहा है यहाँ पे RA। यानी आप क्लियर देखते हैं, R का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रो का मान भी होगा। और यहाँ से जो आपको दिए हैं ऑप्शन में, आपको दिया है सिल्वर, आपको दिया है ग्लास, आपको दिया है नाइक्रोम। और आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, सिल्वर का प्रतिरोध कम से कम होता है, बाद में नाइक्रोम का होता है, बाद में ग्लास का। यानी ग्लास का सर्वाधिक होता है, बाद में नाइक्रोम का, बाद में सिल्वर का। तो आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहला वाला जो ऑप्शन दिया है ये आपको दिया है बढ़ते हुए क्रम में, तो सिल्वर का कम से कम होगा, बाद में नाइक्रोम का, बाद में ग्लास का। तो ऑप्शन नंबर ए वाले में आप टिक कर देंगे।
और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस वाले फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, बार बार इसके आधार पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेरकत्व की इकाई क्या है, यानी आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। जो इंडक्टेंस होता है यानी जो प्रेरकत्व होता है, आप इसको यदि सिंपल समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए, आप एक कॉइल को लेते हैं, आप इसको कॉइल भी कह देते हैं, और कॉइल में दोस्तों आपके दो टर्मिनल होते हैं, एक मान लीजिए पॉजिटिव है, एक मान लीजिए नेगेटिव है। तो आपको मालूम है जो धारा बहेगी वो आपके धन, यहाँ पर धन से ऋण की ओर बहेगी इस प्रकार से। और यहाँ पर जो बीच में दोस्तों जो खाली जगह है, यहाँ पर आप कोई कोर भी ले सकते हैं, कोई मेटल कोर ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एयर भी मान सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखिए धारा यहाँ पे इधर की ओर फ्लो करेगी दोस्तों, करंट बहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लगातार धारा में चेंज होने के कारण बीच में इनके एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड, और इसी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें एक प्रकार की इंडक्टिव करंट फ्लो करने लगती है, यानी एक प्रेरक धारा बहने लगती है। तो यही दोस्तों यहाँ पे इंडक्टेंस है, और यहाँ पे क्या कार्य करता है, ये एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसके आधार पर बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो यूनिट होती है दोस्तों, इसका मात्रक जो होता है ये नॉर्मली हेनरी होता है। हेनरी यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, इनके आधार पर ही यहाँ पे इसका नाम रखा गया है हेनरी। और इसकी जो छोटी इकाइयाँ होती हैं, माइक्रो हेनरी या मिली हेनरी, या फिर अन्य दोस्तों मात्रकों में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी लेंस का आवर्धन धन 2 है तो प्रतिबिंब को आपको बताना है कैसा होगा। यानी आपसे पूछा गया है, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज पॉजिटिव टू द इमेज इज। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इमेज का नेचर आपको बताना है। आपको यहाँ पे दिया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको दिया है दोस्तों +2। आपको पहले समझना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीज़ें आप खास तौर पर ध्यान देंगे, बार बार आती हैं। यदि आपका मैग्निफिकेशन, इफ़ मैग्निफिकेशन को आप m के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इफ़ m इज़ पॉजिटिव, यानी यदि दोस्तों ये धनात्मक होगा, तो ऐसे केस में हमेशा आपको ध्यान देना है ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तर लेंस होगा, और उत्तर लेंस होगा दोस्तों तो आपको क्लियर होगा कि ये हमेशा क्या करता है दोस्तों, कौन सी वाली इमेज बनाता है, ये इमेज बनाता है वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक बनाता है। और सेकंड यहाँ पे ये इमेज बनाता है इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज को बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको। और बाद में यहाँ पर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, आप इनको लगातार नोट करते रहेंगे। m बराबर होता है h/h, जहाँ पर h क्या है, वस्तु की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज की ऊंचाई है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, और ये आपको दिया है प्लस का 2। तो यहाँ से आप देखेंगे h बराबर आपको दिखता है 2h, यानी कि जो इमेज का साइज है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइज का 2 टाइम है, यानी कि 2 गुना है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर होता है कि जो इमेज बनी है वो इनलार्ज है, किससे दोस्तों, ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ये तीनों कंडीशन आपको निकल के आ गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी वाले में तीनों कंडीशनें दी हैं, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। यहाँ पर सीधा, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब आपको मिलता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी का अपोजिट केस होता है यहाँ पे कॉनकेव मिरर में। यदि आपका यहाँ पर माइनस का दिया होगा तो आपको क्लियर होना है कि ये कॉनकेव लेंस होगा, यानी कि अवतल लेंस होगा। और अवतल लेंस है तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी दोस्तों कैसी बनेगी, इमेज यहाँ पर बनेगी इन्वर्ट और रियल, और साथ में ये आपके यहाँ पर छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, इसको आप यहाँ से निकाल लेंगे जो आपको मैग्निफिकेशन दिया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इन फॉर्मूलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैद्युत आवेशों को संग्रहित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। यानी आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन अ डिवाइस इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस का नाम बताना है। आपने दोस्तों एक कैपेसिटर पढ़ा होगा,
कैपेसिटर, आप इसको संधारित्र भी कहते हैं। यहाँ पर इसके पास में क्या होती हैं, दो चार्ज्ड प्लेटें होती हैं इस प्रकार से। यदि आप यहाँ पे इनको किसी बैटरी के साथ में जोड़ दें इस प्रकार से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लें, आप इसको नेगेटिव ले लें, तो आप देखेंगे सारे के सारे चार्जेस दोस्तों सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर सारे नेगेटिव आ जाएंगे और यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी इतने सारे चार्जेज यहाँ पर स्टोर हो गए। तो ये दोस्तों एक प्रकार की डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। यदि आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप इसको किसी सर्किट में लगा के देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई बैटरी ली है इस प्रकार से, और यहाँ पर मान लीजिए आप इसको लगा दें और यहाँ पर आप किसी बल्ब को लगा दें, तो आप देखेंगे जब आपने चार्ज को फ्लो किया तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, आप छोटे से टाइम के लिए करें, तो यहाँ पर कोई बल्ब नहीं जलेगा। जब आपने स्विच को ऑन किया है, स्विच को ऑन करने पे कोई बल्ब नहीं जलेगा, यानी सारा चार्ज यहाँ को जाएगा सर्किट में और यहाँ पर चार्ज स्टोर होगा। और आप इसको बंद कर दें तो यहाँ पर जैसे ही बंद होगा, अब यहाँ से जो चार्ज होगा दोस्तों ये आपका आगे की ओर फ्लो करेगा और बल्ब यहाँ पर जल जाएगा। यानी कहने का मतलब है स्विच को ऑफ करने में जो जलने का कारण है वो यही है कि आपने यहाँ पर चार्ज को स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पर आप एक प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी के तौर पे, यानी कि लगातार दोस्तों यदि आपको चार्ज चाहिए, चार्ज का फ्लो चाहिए, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर इसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कैपेसिटर आपका पंखों में या फिर मोटरों में लगा रहता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, और इसका मात्रक यदि आपसे पूछा गया तो बार बार पूछा जाता है, ये मात्रक होता है फैराड। आपने थोड़ी देर पहले देखा था इंडक्टेंस को, जो कि दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर एनर्जी को स्टोर करता है, और ये आपने देखा कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के तौर पर एनर्जी को स्टोर करता है। इसका मात्रक आपने देखा था हेनरी होता है और इसका मात्रक होता है फैराड। फैराड कहें या फिर आप पिको फैराड कहें या माइक्रो फैराड कहें या मिली फैराड कहें, तो ये अलग अलग प्रकार से छोटे मात्रक होते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन को तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ भी बने रहिएगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।